देखिएगा, आज हम लोग संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे कुछ डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा भी। और पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय कितने हैं? हाँ, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। यानी कि सभी राज्यों के उच्च न्यायालय नहीं है, तो 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में है। ठीक ना। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु जो होती है 62 वर्ष होती है, 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि से मिलता है, राज्य की संचित निधि से मिलता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो पेंशन होता है वह भारत की संचित निधि से मिलता है। तो कभी पूछे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन कहाँ से मिलता है, तो भारत की संचित निधि से। और वेतन भत्ता पूछे तो राज्य की संचित निधि से। ठीक ना। अब देखिएगा, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 215 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। ठीक ना। और याद रखिएगा, अभिलेख न्यायालय केवल दो ही होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक ना। तो 215 में अभिलेख न्यायालय का वर्णन है। अब देखिएगा, उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में हम बात करें तो 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 33 अन्य हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। और उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या अगर बढ़ाना हो तो कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगी। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है तो संसद बढ़ाएगी। और उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक चीज याद रखिएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। केवल जिला न्यायालय जो होता है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक ना। अब देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था अपनाई गई है। तो कोलेजियम व्यवस्था कब अपनाई गई थी? तो 2003 में। 2003 में। ठीक ना। अब देखिएगा, न्यायाधीशों का जो वेतन होता है उसका निर्धारण कौन करता है? तो संसद। न्यायाधीशों का वेतन संसद निर्धारित करती है। अब एक चीज आप लोग सुने होंगे कि आधारभूत ढांचा या मूल ढांचा। मूल ढांचा का सिद्धांत सर्वप्रथम केशवानंद भारती केस में आया था। और केशवानंद भारती की जो पीठ है वह सबसे बड़ी खंडपीठ है, उसमें 13 जज थे। अब आजकल क्वेश्चन ये पूछ रहा है दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ कौन है? तो गोलकनाथ की। और उसमें कितने न्यायाधीश थे? 11 न्यायाधीश थे। अब अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान
किया गया है, ठीक ना। और अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय को तदर्थ न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। एक बार और याद रखिएगा कि अभिलेख न्यायालय केवल उच्चतम और उच्च न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय नहीं होता है। अब एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 136, उसमें विशेष इजाजत संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 136 में विशेष इजाजत संबंधी प्रावधान है। और अनुच्छेद 137 में पुनर्विलोकन दिया गया है। तो 136 विशेष इजाजत, 137 पुनर्विलोकन। अब देखिएगा, एक आकस्मिक निधि की स्थापना की गई है, और जो आकस्मिक निधि की स्थापना की गई है वह अनुच्छेद 267 के तहत की गई है, ठीक ना। और आकस्मिक निधि पे जो नियंत्रण होता है वह राष्ट्रपति का होता है, ठीक ना। आकस्मिक निधि अगर व्यय करना हो तो संसद से अनुमोदन नहीं कराना पड़ेगा, व्यय कर दीजिए, बाद में संसद से अनुमोदन कराना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिएगा, चाहे लोकसभा पूछे, चाहे राज्यसभा पूछे, चाहे विधानसभा पूछे, तो कोरम कितना होता है, तो या गणपूर्ति, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10, यानी 1/10 से अगर कम आएंगे तो लोकसभा या राज्यसभा की बैठक नहीं होगी। और विपक्षी दल की मान्यता भी देना हो तो यही संख्या है, 1/10, ठीक ना। अब देखिएगा, लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है ये पूछा जाता है, तो 550 अधिकतम। वर्तमान में कितनी है, तो 543, और 543 पे ही चुनाव होता है। एंग्लो इंडियन को क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और 2 संविधान संशोधन है, 7वां और 31वां। तो 7वां और 31वां द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या की वृद्धि से संबंधित है, ठीक ना। 7वां और 31वां संशोधन के द्वारा लोकसभा में वृद्धि की गई है सदस्य संख्या में। अब अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, 148 के तहत। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ठीक ना। 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और याद रखिएगा, जो महान्यायवादी होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है। राष्ट्रपति का मतलब मंत्रिपरिषद, ठीक ना। और राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अब देखिएगा, उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक ना।
और याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। जैसे लोकसभा हुआ और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा में, यानी राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वह भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब देखिएगा, जो मंत्री परिषद है, केंद्र की हम बात कर रहे हैं, अगर केंद्र की पूछेगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा की। अगर राज्य का पूछे मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा, ठीक ना। और संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का, यानी कैबिनेट का, मात्र एक बार प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में, और यह व्यवस्था लाई गई 44वें संशोधन के द्वारा, ठीक ना। अब देखिएगा, विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं, अधिक से अधिक 500, और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, जैसे सिक्किम में केवल 32 सदस्य हैं, मिजोरम और गोवा में केवल 40 सदस्य हैं। अब देखिएगा, सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया, और सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक ना। अब वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है या 2 सदनी विधायिका है, तो 6 राज्यों में है। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और याद रखिएगा, जो विधान परिषद होता है वह अस्थाई सदन होता है, और इसी को उच्च सदन कहते हैं। और विधान परिषद की एक खासियत और है, यह कभी भंग नहीं होती, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। भंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। जैसे आप केंद्र में देखेंगे तो राज्यसभा होती है, राज्यसभा अस्थाई सदन है, उच्च सदन है। राज्यसभा भी भंग नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा समाप्त नहीं हो सकती है। विधान परिषद समाप्त हो सकती है, ठीक ना। और विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष। याद रखिएगा, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है। कभी कभी पूछ देता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो तो भंग ही नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष होता है। और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना की जाती है और उसकी समाप्ति की जाती है, ठीक ना। तो आज हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं, और कल इसके आगे देखा जाएगा।